हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा मेंडल के खोजों का पुनः खोज, और दूसरी बात मैं बताऊंगा आपके मेंडल के खोजों का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। इन दो पॉइंट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे ये दोनों पॉइंट है क्या। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की, ठीक है, लिखते हैं हम डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम बात करते हैं मेंडल के खोजों की पुनः खोज। मेंडल के खोजों की पुनः खोज। ठीक है, तो मेंडल की खोजों की पुनः खोज की बात कर रहे हैं तो सन 1900 ईस्वी में तीन वैज्ञानिक आए और तीनों ने मिलकर के मेंडल की खोजों की वापस से खोज की थी। वैज्ञानिक का नाम है कार्ल कोरेंस, चरमेट और डी वेरिस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं समय है सन 1900 ईस्वी। वैज्ञानिक की अगर हम बात करें, तीन वैज्ञानिक है। पहला है कार्ल कोरेंस, टी चरमेट और डी वेरिस। ठीक है, ये तीन वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था, मेंडल की खोजों की पुनः से खोज की थी। ठीक है, इन्होंने सन 1900 ईस्वी में सिद्ध किया कि मेंडल ने जो चीजें खोजी थी, जो चीजें बताई थी, वो सबके सब सही थी। इन बातों को इन तीनों वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। दूसरे नंबर पर अगर हम बच्चों बात करते हैं तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की, यानी कि मेंडल के प्रयोगों का गुणसूत्रीय सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो वहां पर है क्या, देखो, गुणसूत्री सिद्धांत के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो सट्टन और बावेरी नाम के दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गुणसूत्री सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए उसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले गुणसूत्र कहाँ देखा गया, किसने देखा, किसने नाम दिया, गुणसूत्र है क्या, इन सभी से होते हुए तब आपको ले चलेंगे हम गुणसूत्रीय सिद्धांत की ओर, ताकि जो आपकी किताब में है वो चीजें आपको समझ में आए। चलिए, बात करते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेंडल के खोजों की पुनः खोज। ठीक, मेंडल के खोजों की पुनः खोज की हम बात करते हैं कि दोबारा से मेंडल की खोजों की खोज, ये तो हो गई। मेंडल के खोजों की गुणसूत्रीय सिद्धांत, ठीक है, मेंडल के खोजों की गुणसूत्रीय सिद्धांत की बात कर रहे हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको दूसरा नाम देते हैं क्या, क्रोमोसोमल सोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक है, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। ठीक है, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं बेटा, क्रोमोसोम जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। अभी जो वर्ड क्रोमोसोम है ये दो से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है वो है क्रोमा और दूसरा है सोमा। ठीक है, पहला क्या है क्रोमा, दूसरा क्या है सोम।
तो सोम की बात करते हैं, क्रोमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रोमा की बात करें तो भाई क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। और सोम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है बॉडी। तो अगर हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम है क्या? कंप्लीटली इसको मिलाकर कहें तो ये है क्या? कलर बॉडी है। अब ये कलर बॉडी पाया कहाँ जाता है? तो इस कलर बॉडी के लोकेशन की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे हम कि द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी कि हम बात करें गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है। गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में पाया जाता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें इसकी खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो खोज हॉफमिनिस्टर ने की थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की खोज की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी 1831 ईस्वी में। कब? 1831 ईस्वी में। अब इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की खोज की बात कर रहे हैं। क्रोमोसोम की खोज की बात कर रहे हैं तो हॉफमिनिस्टर ने किया था। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? हॉफमिनिस्टर ने किया था। टाइम क्या है? तो टाइम है 1848, 1848। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्रोमोसोम को नाम किसने दिया था, ठीक है। तो क्रोमोसोम के नाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम को नाम वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। क्रोमोसोम को नाम अगर बात कर रहे हैं, टर्म क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। टर्म क्रोमोसोम किसने दिया था? वाल्डेयर। कब दिया था? अगर हम बात कर रहे हैं वाल्डेयर ने टर्म क्रोमोसोम कब दिया था, तो वाल्डेयर ने टर्म क्रोमोसोम 1888 में दिया था। और अगर हम बात करें क्रोमोसोम की स्टडी किसने की थी, तो क्रोमोसोम की स्टडी करने वाले वैज्ञानिक है स्ट्रासबर्ग, ठीक है। स्टडी ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, स्टडी ऑन क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम के ऊपर स्टडी करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो है स्ट्रासबर्ग। स्ट्रासबर्ग की बात कर रहे हैं। और स्ट्रासबर्ग ने कब स्टडी की थी? तो स्ट्रासबर्ग ने जो स्टडी की थी वो 1878 ईस्वी में की थी। ये क्रोमोसोम के बारे में कुछ चुनिंदा बातें हैं जो आपको याद रखना चाहिए। पहली बात हमने बताया कि क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है, तो क्रोमोसोम पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो क्रोमोसोम की खोज हॉफमिनिस्टर ने किया था। टर्म क्रोमोसोम किसने दिया था? तो वाल्डेयर ने दिया था। क्रोमोसोम के ऊपर अध्ययन किसने किया था? तो स्ट्रासबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्रोमोसोम के ऊपर अध्ययन किया था। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सन 1902 ईस्वी की बात है, जब अगर हम बात करें जो क्रोमोसोम होता है वो मूव करता है, यानी कि एक स्थान मतलब कि स्प्लिट होता है मियोसिस के द्वारा, और इसके बारे में सट्टन और बावेरी नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो दिया किसने था? द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस given by Sutton and Boveri in 1902। यहाँ पर देखिएगा सट्टन एंड बावेरी इन 1902, ठीक है। लिख सकते हैं कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, गुणसूत्रीय सिद्धांत सट्टन तथा बावेरी ने 1902 ईस्वी में दिया था, ठीक है। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम क्या करता है जब स्प्लिट होता है, ठीक है, मूव होता है ड्यूरिंग द मियोसिस, तो ये क्या करता है,
हाँ, अब अगर हम बात कर रहे हैं जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है भाई, इस क्रोमोसोम को मूव करना है, ठीक है, क्रोमोसोम को मूव करना है, अपने अपने पोल की ओर जाना है, तो ये क्या करता है, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें, मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक, मियोसिस डिवीजन होगा, तो मियोसिस डिवीजन के द्वारा क्या करता है, क्रोमोसोम मूव करता है, ठीक है। सट्टन और बाउरे ने क्या बताया कि क्रोमोसोम मूव, ठीक है, क्रोमोसोम मूव ड्यूरिंग द मियोसिस डिवीजन एंड इट वर्क आउट। जब मियोसिस डिवीजन होता है तो ये काम करता है और अपनी अपनी ओर अपने अपने पोल की ओर चला जाता है, तो लिख सकते हैं क्रोमोसोम मूव, क्रोमोसोम मूवमेंट वर्कड आउट with the help of मियोसिस। क्रोमोसोम की जो गति होती है वो मियोसिस के ऊपर काम करती है, ठीक है, मियोसिस के कारण होती है। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, मियोसिस यानी कि सूत्री अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गति करती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या बताया उन्होंने कि गुणसूत्र की जो मूवमेंट होती है, गुणसूत्र की जो गति होती है वो मेंडल्स के प्रयोगों को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। तो लिख सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एक्सप्लेन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एक्सप्लेन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। गुणसूत्र की गति मेंडल के प्रयोगों को बताती है, ठीक है, ये हो गया गुणसूत्र की गति मेंडल के प्रयोगों को बताती है। समझ में आया? आगे अगर हम बात कर रहे हैं आखिरी पॉइंट, तो आखिरी पॉइंट क्या है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो और जो मेंडल का जीन है, ये दोनों क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। बोथ क्रोमोसोम एंड जीन आर इन पेयर, दोनों गुणसूत्र व जीन जोड़े में होते हैं, गुणसूत्र व जीन दोनों क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। बात समझ में बेटा? तो मैंने इतनी बातें बताई, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो क्लास वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।